लिखिएगा। पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन। सबका स्वार्थ पूरा लिख लिया था क्या हमने? कहाँ तक लिखा था बेटा? कुछ नहीं लिखा था, बस समझा ना, बस समझ में आया कि पक्का है समझ? मैं पूछूंगा और अभी क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पहले हम 4 महीने का सोच रहे थे क्वेश्चन आंसर देने का, पर अब सोचे कि 11 ही महीने क्वेश्चन आंसर मत आंसर आप देंगे, ठीक है? शुरू करें। चलिए देखिए, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्री आदर्शवादी, 14 सूत्री आदर्शवादी कार्यक्रम की घोषणा की, कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। पहला, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, पहला, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। दूसरा, मानव कल्याण एवं शांति के लिए, मानव कल्याण एवं शांति के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की जाएगी। आप लोग एक शब्द याद रखिए, राष्ट्रसंघ जो है एक छोटा बच्चा है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुई? स्थापना हुई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्थापना हुई, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र संघ की असफलता के कारण भी कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इस वजह से हम ये कहते हैं कि भैया राष्ट्र संघ को अच्छे से याद रखिए, इसकी असफलता कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम लेकर, ठीक है? लिखिए आगे लिख सकते हैं नोट में, यह राष्ट्र संघ का पूर्वगामी था, संयुक्त राष्ट्र संघ। नीचे लिख सकते हैं नोट में, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वगामी था, सभी के साथ खुले में संधि की जाएगी, सभी के साथ खुले में संधि की जाएगी। अगला, पराजित राष्ट्रों के साथ कोई भेदभाव पराजित राष्ट्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला, शस्त्र नियंत्रण पर बल दिया जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी प्रतिबंध समाप्त किए जाएंगे।
समाप्त किए जाएंगे। नीचे लिखिए, वस्तुतः 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 अमेरिका का स्वार्थ यूरोप में, अमेरिका का स्वार्थ यूरोप में अपने व्यापारिक राष्ट्रीय हितों को, अपने व्यापारिक राष्ट्रीय हितों को पूरा करना था, तो साथ ही यूरोप में साम्यवाद को सीमित कर, यूरोप में साम्यवाद को सीमित कर पूंजीवाद की रक्षा करना था। ठीक है, करना था। आगे लिखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज कूटनीतिक क्षमता से युक्त था। इसने जर्मनी के विरुद्ध फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज कूटनीतिक क्षमता से युक्त था। यद्यपि इसने जर्मनी के विरुद्ध कठोर व्यवहार करने के नारे के साथ चुनाव जीता, किंतु वह जर्मनी के साथ उदार दृष्टिकोण भी रखता था। वस्तुतः ब्रिटिश व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए तथा साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए वह सम्मेलन में फ्रांस का सहयोग भी कर रहा था। दरअसल वह यूरोप में शांति स्थापना के प्रयास में कम और अपने साम्राज्यवादी हितों को पूर्ण करने में
अधिक ध्यान दे रहा था। अगले फ्रांस। फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लेमेंशो एक, फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लेमेंशो एक अनुभवी राजनीतिज्ञ था। अनुभवी राजनीतिज्ञ था। सूडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय को, सूडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय को उसने अपनी आंखों से, फ्रांस की पराजय को उसने अपनी आंखों से देखा था। फ्रांस की पराजय को अपनी आंखों, सूडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय को अपनी आंखों से उसने देखा था। ओके, अतः वह इस पराजय का बदला लेना चाहता था। बदला लेना चाहता था। ठीक है, चलिए। इसलिए जर्मनी से एल्सेस लॉरेंस का क्षेत्र वापस लेने के साथ साथ जर्मनी को प्रादेशिक आर्थिक तथा सैन्य दृष्टि से कमजोर कर फ्रांस के गौरव बढ़ाना चाहता था। दरअसल क्लेमेंशो को यूरोप की जटिल राजनीतिक शक्ति संतुलन की स्थिति के विषय में ज्ञान था। इसलिए वह जर्मनी को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता था। यही वजह रही कि सम्मेलन में यथार्थवादी दृष्टिकोण की जीत।
पढ़ना है बेटा आज थोड़ा सा ज्यादा, फिर इस टॉपिक को शुरू करना है। पहले पूंजीवाद को पढ़ेंगे, देन किसे पढ़ेंगे, समाजवाद। और मुझे एक दिन देना, तो एक दिन नो विदाउट कोई अदर लेक्चर नहीं रखेंगे। कल परसों पूंजीवाद और केवल किसे पढ़ेंगे, समाजवाद। उसके पीछे बेसिक रीजन इतना है कि वो चीज एक साथ में समझ में आनी चाहिए। बेसिक रीजन केवल इतना है, आप उसको टुकड़े टुकड़े में नहीं पढ़ सकते। और मेरी इच्छा है कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी आया करिए। ठंड है तो क्या हुआ, अभी ठंड उतनी बड़ी नहीं है। सही कह रहे ध्रुव जी? हाँ, तो बेटा स्वेटर वगैरह थोड़ा सा पहनिए, है ना। चलिए लिखिए, इटली के प्रधानमंत्री, मतलब ये बात मुझ पर भी लागू होती है। इटली के प्रधानमंत्री ओलेरेडो ने सम्मेलन में भागीदारी की। वस्तुतः एकीकरण के पश्चात बिस्मार्क के साथ की गई कूटनीतिक संधि के पश्चात वह यह ऑब्लिक लगाओ के तहत वह जर्मनी गुट में शामिल था, किंतु गुट में शामिल था, ठीक है। किंतु लंदन में हुई युद्ध के दौरान गुप्त संधि के माध्यम से वह मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल और सम्मेलन के दौरान वह विजित राष्ट्र की पंक्ति सम्मेलन में शामिल हुआ। ठीक है, आगे लिखिए। इसकी सम्मेलन में चाहत थी कि फ्यूम बंदरगाह और जर्मनी के कुछ उपनिवेश इसे प्राप्त हो। किंतु सम्मेलन की परिस्थितियों ने और फ्रांस के वर्चस्व ने इसे पूर्ण नहीं होने दी। ओलेरेडो ने कहा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम
राष्ट्र संघ में विश्वास रखते हैं, हम राष्ट्र संघ में विश्वास रखते हैं, किंतु पहले फ्यूम के प्रश्न को हल कर लिया जाए, ठीक है। किंतु यह ना हो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि ऑलरेडो सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर चले गए, जिस वजह से इटली में राजनीतिक तख्तापलट हुआ, सरकारों का आना जाना लगा रहा। और मुसोलिनी जैसे सैन्य तानाशाह की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इटली के संदर्भ में कहा जाता है कि ये राष्ट्र युद्ध जीतकर हार गए। कोई दिक्कत आया समझ में? क्वेश्चन का आंसर ही है ऊपर जो लिखा आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा ये राष्ट्र युद्ध जीतकर भी हार गया, ठीक है। चलिए अब इसी के बाद वर्साई की संधि बड़ी छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी संधि। चलिए वर्साई की संधि किसके साथ की गई थी बेटा? जर्मनी के साथ, ठीक है। हर एक के साथ में, जैसे न्यूली की संधि हुई थी, सेर्वे की संधि हुई थी, सबके साथ में अलग अलग संधि की, जितने पराजित राष्ट्र थे उसमें सबसे प्रमुख कौन सी थी? वर्साई की संधि। इसको भी हम कह सकते हैं रिश्ता हुआ फोड़ा था, ये ऐसा घाव था, ये ऐसा बीज था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्या बना? कारण बना। तो लिखिए वर्साई की संधि। प्रादेशिक प्रावधान जर्मनी से एल्सेस लॉरेंस का क्षेत्र, वापस ले लिया गया। दूसरा स्लेशविंग डेनमार्क को दिया गया। जर्मन प्रदेश क्षेत्र यूपेन और मास
बेल्जियम को दिए गए, यूपेन और मास बेल्जियम को दिए गए। मैमिल बंदरगाह पर लिथुआनिया का अधिकार, मैमिल बंदरगाह पर लिथुआनिया का अधिकार स्थापित किया गया। जर्मनी का खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र, जर्मनी का खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र साल फ्रांस के अधीन रखा गया, फ्रांस के अधीन रखा गया और 15 वर्षों के पश्चात यह निर्णय लिए जाने के विषय में बोला गया, 15 वर्षों के पश्चात यह निर्णय लिए जाने के विषय में बोला गया कि यहाँ जनमत संग्रह करवाया जाएगा, यहाँ जनमत संग्रह करवाया जाएगा। यदि जनता जर्मनी में जाना चाहती है तो, यदि जनता जर्मनी में जाना चाहती है तो कीमत चुकाकर जर्मनी इसे प्राप्त कर सकता है। कीमत चुकाकर जर्मनी इसे प्राप्त कर सकता है। जर्मनी के उपनिवेशों को छीनकर राष्ट्र संघ के अधीन मैंडेट व्यवस्था, कोष्टक में लिखिएगा संरक्षणवादी व्यवस्था, कोष्टक में लिखिएगा संरक्षणवादी व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया। मैंडेट व्यवस्था को लिखवा दे, लिखिए, थोड़ा लिखिए, फिर आज बैकग्राउंड बनाएंगे। मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत यह कहा गया कि राष्ट्र संघ का दायित्व है कि वह पराजित राष्ट्रों से छीने गए उपनिवेशों के कल्याण उन्नति की व्यवस्था करेगा, कल्याण और उन्नति की व्यवस्था करेगा। छीने गए उपनिवेशों के कल्याण एवं उन्नति की व्यवस्था करेगा और उन्हें स्वशासन के योग्य बनाएगा।
पैरा चेंज करिए। राष्ट्रसंघ ने यह कार्य मित्र राष्ट्रों को सौंपा था। जहां ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभुत्व था, जहां ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभुत्व था। इस तरह सर्वाधिक लाभ इन्हीं राष्ट्रों को प्राप्त हो। सर्वाधिक लाभ इन्हीं राष्ट्रों को प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण से यह व्यवस्था एक साम्राज्यवादी स्वरूप का ही लिख सकते हो, साम्राज्यवाद का ही एक रूप था। साम्राज्यवाद का ही एक रूप था। ठीक है। अगली सैन्य प्रावधान। इसके तहत स्थल सेना को, क्या हो गया बेटा ध्रुव जी, हाथ दुखने लगे? इसके तहत स्थल सेना को 1 लाख तक सीमित किया गया। 1 लाख तक सीमित किया गया तथा वायुसेना को भंग कर नौसेना को 15,000 तक सैनिक रखने की छूट दी। और राइन नदी के क्षेत्र का निशस्त्रीकरण किया गया। इस सभी व्यवस्था की देखरेख के लिए एक आयोग बनाया गया। जिसका खर्च कौन उठाएगा बेटा? जर्मनी। सोए नहीं हो आप, अब जागे भी होंगे। जर्मनी उठाएगा। चलिए आगे कुछ नहीं, भक्ति लिखे आर्थिक भक्ति थी। डोगरे जी भक्ति थी बस, पर उसको एक ही चीज आ रहा है, आगे भी बोले तो मैं सुन मैं तो उसको नोटिस करते करते आ रहा हूँ, वो आगे तो बोले और वो चुप हो जा रहा है। जब उसको कुछ मिल रहा है तब भी बोलते रहना चाहिए। आपने मीरा को सुना है? मैंने नहीं सुना, पर मैंने उनके बारे में सुना है कि जब वो बोलती थी तो वो मग्न होकर रहती थी। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनको पता नहीं रहता। भक्ति तो वो रहती है ना जिसमें मतलब फना होने की और फना के बाद में बका होने की। फना होता है, फना मूवी देखी क्या? कितने बार अरे देखना एक बार, पर वो शब्द का अर्थ समझना। फना सूफीवाद में एक आता है फना होना।
फना होना मतलब ईश्वर में लीन होने का प्रयास करना, परंतु अभी क्या है, ईश्वर और आप में अंतर है, अभी एक नहीं हुए और फिर बका होते हैं, मतलब ईश्वर और आप क्या कहते हैं, एक हो जाते हैं। तो मीरा सबसे पहले क्या हुई, फना, फिर क्या हुई, बका, है ना। तो यहाँ पर बका होना चाहिए, तो पहले फना होना जरूरी। कुछ मिल रहा है तो तुम डायरेक्ट उस तरफ चले आ रहे हो, तो ये तो गलत है, भक्ति नहीं हुई ना, ये तो पेट पूजा हुई, है ना। चलो ये भी है कि बिना अर्थ के कुछ कंप्लीट होता नहीं है। देखिए आर्थिक प्रावधान, जर्मनी को युद्ध अपराधी, जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित किया गया और उस पर 5 अरब डॉलर का, और उस पर 5 अरब डॉलर का जुर्माना आरोपित किया गया, जुर्माना आरोपित किया गया। जर्मनी पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए, जर्मनी पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए और बेल्जियम तथा फ्रांस को अगले 10 वर्षों के लिए, अगले 10 वर्षों के लिए 80 तथा 70 लाख टन, 70 लाख टन कोयला देने के लिए कहा, ठीक है, कहा। चलिए आगे बढ़े। संधि का मूल्यांकन करना पड़ेगा, तो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, वर्साई की संधि का मूल्यांकन करते हुए बतलाए कि क्या यह सच में एकमात्र युद्ध विराम थे, युद्ध विराम संधि थी, ठीक है। क्या है, सच में क्या थी, युद्ध विराम संधि थी। इसी बात को लिखना, लिखे क्या कि नहीं, चलो लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं ध्रुव जी, अभी बैठो, है ना, कोई टेंशन मत लो। चलिए थोड़ा सा लंबा बैठने पर समझ में आता है ध्रुव जी, इधर धीरे से समझ में आता है ना, 3 दिन के डेमो में समझ में आता है क्या स्वाति? वनडे में आ गया था, वनडे में आ गया था, चलो बढ़िया। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टेम्परामेंट अगर चेंज करके बैठो तो जल्दी समझ में आता है। जज की जगह पर पढ़ने के हिसाब से बैठो तो मुझे ऐसा लगता है जल्दी समझ में आता है। कहीं पर भी हो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी हो, अगर जज के हिसाब से नहीं बैठ रहे, पढ़ने के हिसाब से बैठ रहे, तो बच्चा क्या करेगा, उस हिसाब से पढ़ेगा, वो हर बात को क्या समझेगा कि नॉलेज मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वो टेम्परामेंट चेंज होता है। इसलिए हमेशा टेम्परामेंट के एकदम फ्लेक्सिबल बने रहो। अभी क्या हो, कच्ची मुहूर्त हो ना आप लोग कि पक्की, कच्ची काली, कौन सी मिट्टी हो, काली मिट्टी हो कि चिकनी मिट्टी हो, गीली वाली, बताओ कौन सी मिट्टी हो? तो चिकनी मिट्टी है, हाँ, मतलब यहाँ पर भी यहाँ पर भी रंग का है सर, हाँ, काली मिट्टी नहीं है सर, कैसी बात करें, ऐसा तो नहीं, गीली मिट्टी है, फ्लेक्सिबल रही। तो लिखिए वर्साई संधि के
संधि के प्रादेशिक, सैनिक प्रावधानों के आधार पर, सैनिक प्रावधानों के आधार पर इस संधि के स्वरूप को देखा जा सकता है, जो हमें विश्वासघाती, आरोपित, प्रतिशोधात्मक, तथा युद्ध विराम संधि के रूप में दिखाई देती है। बढ़े आगे। जर्मनी के द्वारा युद्ध विराम विल्सन के 14 सूत्री घोषणा के आधार पर किया था। क्योंकि इसमें बदले की भावना के स्थान पर सहयोग की भावना से कार्य करने के विषय में कहा गया था। किंतु वर्साय संधि के प्रावधानों ने इस विश्वास को तोड़ा, संधि को आरोपित स्वरूप की संज्ञा दी जाती है। आरोपित स्वरूप की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि संधि से पूर्व संधि के लिए खुले माहौल में अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के साथ पराजित राष्ट्रों के हितों के साथ, खुले माहौल में अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के साथ पराजित राष्ट्रों के हितों के साथ संधि करने के विषय में कहा गया। किंतु संधि स्थल पर पराजित राष्ट्रों को प्रावधानों को निर्धारित करने में
किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया गया और उन्हें अपराधी की तरह लाया गया तथा हस्ताक्षर करने के लिए पुनः युद्ध की धमकी देते हुए बाध्य किया गया यहाँ यह संधि पूर्णतः आरोपित दिखाई देती है। कोई कष्ट? चल एक और पॉइंट लिख लीजिए। इसी के साथ संधि में प्रतिशोध की भावना भी झलकती है क्योंकि फ्रांस अपने हितों को पूर्ण करने हेतु जर्मनी की शक्ति को पूर्णतः समाप्त करना चाहता था। इसलिए उसने मनमाने तरीके से फ्रांसीसी प्रादेशिक क्षेत्रों का बंटवारा किया। आगे लिखे संधि के कठोर प्रावधानों को देख आगे पैराचेंज करते रहिए। संधि के कठोर प्रावधानों को देखते हुए मार्शल फैज के द्वारा कहा गया था कि फैज में एक की मात्रा जब में बस फैज जब में कुछ, ठीक है, द्वारा कहा गया था यह मात्र 20 वर्ष का युद्ध विराम, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन का जवाब अभी मिला है, कुछ क्वेश्चन का जवाब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रीजंस में मिल जाएगा। क्योंकि एक आता है वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच। अब बताइए, तो आप बताओगे कि हाँ आप हिटलर और मुसोलिनी को लेकर आप बताने की कोशिश, खासकर हिटलर को लेकर बताएंगे, उसके प्रावधानों को लेकर बताओगे, तो ये कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगा। और दृष्टिकोण जब बड़ा आएगा तब इसका आंसर भी अपने आप आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को ध्यान में याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रीजंस को देखेंगे तो पूर्ण होते चले आएगा। वहां पर आपको पूर्णतः समझ में आएगा। जैसे आप लोगों ने वियना व्यवस्था के संदर्भ में देखा था बातों को, और वियना व्यवस्था के संदर्भ में जब बातों को देखा तब आपको क्लियर है, ठीक है। आज लिखा अच्छे से, अच्छा लगा। अभी फिजिक्स में भी तो लिखना है, आज पढ़ा है तो लिखेंगे कि नहीं, कि बिना लिखे ही नहीं सर समझ में आया तो पूरा दिमाग में से घुस जाता है बातें।
कि निकलती नहीं है सर, आप ऐसे चिमटा लेकर भी खींचोगे तो नहीं निकलती, निकलती है क्या ज्योति? हाँ, यही सब। क्या हो गया ऋतिक? कुछ चलिए, अब इसी बात को लेकर आगे हमें एक टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक का नाम है 1917 की वैश्विक क्रांति। पर 1917 की वैश्विक क्रांति पढ़ना तब तक के निरर्थक और समझ के परे जाएंगी जब तक कि आप समाजवाद को नहीं पढ़ोगे, और जब तक कि आप समाजवाद को पढ़ोगे तो समाजवाद में भी दो है, एक है वैज्ञानिक समाजवाद, एक है यूटोपियन समाजवाद, स्वप्नदर्शी जिसे कहा जाता है, मतलब सपने में हर चीज को सोचना। तो एक है यूटोपियन समाजवाद और एक है वैज्ञानिक समाजवाद। अब वैज्ञानिक समाजवाद लेने वाला कौन था व्यक्ति? कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स और यूटोपियन समाजवाद कहीं ना कहीं किसी चीज से आए जिसको हिगेल ने कहा था। हिगेल को बताएंगे, हिगेल का प्रत्ययवाद समझाना है। और कल 2.5 घंटे की केवल एक ही क्लास रहेंगी, आप कल और परसों। एक पूंजीवाद रहेगा और एक क्या रहेगा? समाजवाद। उसमें हर बात को समझना है, उसमें लिखना नहीं है। मैं आपको नोट्स दे दूंगा उसके, और नोट्स देने के बाद उसको आप लिखकर काम करेंगे। उसको केवल समझना है, क्योंकि वही चीज आगे चलकर आपके कामों में आएगी। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में काम में आएगी, और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आप समझने में काम में आएगी। और उसी के बाद में आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल में जो भाग नंबर 4 है, भाग नंबर 3 है, और भाग नंबर 4 के जो विचारधारा के आधार पर डीपीएसपी को जो विभाजित किया है, वो भी आपको क्लियर होगा। क्योंकि आप ये जब समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं आया पूंजीवाद के विरोध में, और पूंजीवाद आया कहीं ना कहीं वाणिज्यवाद के विरोध में। तो कल हमने जो आपको बताया था कि भी हम थोड़ा समय लेंगे, तो उसी में एक टॉपिक आपको आज बता देते हैं, वाणिज्यवाद क्या था, जो हमने एक बार आपको हल्के से रूप में बताया था। ए और बी का एक अंतर करते हुए हमने एक बात बताने की कोशिश करी थी, वाणिज्यवाद। हेडलाइन क्या डालना है आप लोग? ना, हेडलाइन डाल के रखना है 1917 की वैश्विक क्रांति। वैश्विक भी नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर बहुमत दल बोलते हैं ना, और एक रहता है अल्पमत दल। तो वैश्विक का मतलब इंग्लैंड, वहां पर रशिया में होता है अल्पमत की सरकार। मेंशेविक का मतलब होता है वहां पर बहुमत की सरकार। और मेंशेविक पहले आते हैं केरेंस्की के नेतृत्व में, उसको हटाता है लेनिन, और लेनिन आता है, और लेनिन के द्वारा जो सरकार को लाया जाता है उसे कहता है बेल्शेविक। तो एक ही समय में 6 महीने के अंतराल में, मार्च में एक हुई, अक्टूबर में एक हुई। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, ये अक्टूबर का समय ही उस समय में एक क्रांति को लेकर आया जिसे कहा जाए बेल्शेविक क्रांति। और बेल्शेविक क्रांति कितना परिवर्तनकारी रहा, आप एक हिटलर की पैदाइश में आप इसको कहीं ना कहीं देख लोगे। आप एक ऐसा युद्ध देख लोगे जिसके कारण आज दुनिया सहमी हुई है, संभावना बनाकर बैठी, जिसे कहा जाता है परमाणु युद्ध। तो ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको लाने में लेनिन की भूमिका है, परंतु विचारधारा दे रहा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को एक उपाधि दी जाती है, पैगंबर और जीसस क्राइस्ट की तरह। कहा जाता है कि दुनिया में जितने फॉलोवर इन दो धर्म के प्रवर्तकों के रहे, उतने ही फॉलोवर कहीं ना कहीं किसके रहे? कार्ल मार्क्स के रहे। कार्ल मार्क्स के विषय में कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स में, आज भी आपके दिमाग में कार्ल मार्क्स है, मानो। हमारे टीचर हमको पढ़ाते समय बोलते हैं कार्ल मार्क्स तुम्हारे दिमाग में है, मानो। और तुम्हारे दिमाग में रहने के साथ तुम्हारे बच्चों के भी दिमाग में रहेगा, मानो, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इतनी बातें दिमाग में भर के रखी। और इस बात को याद रखिए, कार्ल मार्क्स को पढ़ते 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 होता ये है, कार्ल मार्क्स को पढ़े, किसी भी विचारधारा को पढ़े, किसी भी थिंकर को पढ़े, होता यह है कि आपके मन में कैसे विचार आते हैं, इस बात का निर्धारण किताब नहीं करती, किताब से ज्यादा आपके साथ में जीवन में घटी हुई घटना करती है। गांधी जी का चिंतन व्यवहारिक था, कार्ल मार्क्स का चिंतन भी व्यवहारिक था। इस वजह से इनके व्यवहार के कारण कहीं ना कहीं ये अपने जीवन में एक बड़े सफल चिंतक रहे। कार्ल मार्क्स अपने निजी जीवन में सफल नहीं रहे, ना गांधी जी अपने टोटल निजी जीवन में सफल रहे। राजनीतिक स्तर पर सफल बोल सकते, परंतु निजी जीवन में हम पूर्णतः सफल बोल सकते थे, क्योंकि उनके बच्चे के ऊपर उनका ध्यान नहीं था, उतना नहीं तो वो भी एक अच्छा कुछ ना कुछ बनते। तो
यहाँ पर इनकी विचारधारा को समझना पड़ेगा, परंतु इनकी विचारधारा को समझने से पहले पूंजीवाद को समझना पड़ेगा। और पूंजीवाद अगर नहीं समझ में आएगा तो स्वाभाविक रूप से आपको कार्ल मार्क्स नहीं समझ में आएगा। पूंजीवाद को लाने वाला एडम स्मिथ है, उसकी किताब है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। और वेल्थ ऑफ नेशन जो आ रही है वो आ रही है वाणिज्यवाद के विरुद्ध। किसके विरुद्ध आ रही है? वाणिज्यवाद। और वाणिज्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो वाणिज्यवाद एक प्रकार से एक शासन के द्वारा दूसरे देश के ऊपर अधिकार करते हुए उनके आर्थिक संसाधनों को छीनने के बाद में मुनाफा कमाने की कोशिश किया थी। जिसमें अगर हम ए और बी को अगर लेकर चले तो वाणिज्यवाद यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वाणिज्यवाद, अब ये वाणिज्यवाद की शुरुआत कहां से हुई? क्योंकि वाणिज्यवाद, फिर पूंजीवाद, फिर समाजवाद। और ये थिंकरों के ऊपर कितना क्वेश्चन आते हैं, ये यूपीएससी का पीटी में भी आता है, मेंस में। आप अगर बोलेंगे सर केवल पीटी में, मेंस में आता है, बोलूँ ना 2019 का पेपर था, ये गांधी जी और कार्ल मार्क्स के बीच में दोनों के विचार में क्या समानता थी। मतलब जिसने विचार पढ़े वही आंसर कर पाए। और विचार सिंपल सिंपल से पूछो, दोनों स्वप्नदर्शी थे क्या नहीं राज्य के विषय में? हाँ थे। एक राम राज्य की बात करता था, एक साम्यवाद की बात करता था। राम राज्य में कोई राज्य नहीं होगा, स्वयं व्यक्ति अपने हिसाब से सब काम करेगा। और साम्यवाद में कोई राज्य नहीं रहेगा, व्यक्ति ही खुद अपने आप को अनुशासित करेगा। ये स्वप्न ही तो है। अगर आपके पीछे कोई रहता नहीं है तो आप तो अपने हिसाब से काम करते हो, किसी भी दूसरे के अधिकार को क्या कर लेते हो? छीन लेते हो। और राम राज्य का मतलब भी क्या है कि ऐसा राज्य क्षेत्र जिसमें जनता जो है कानूनों का अपने आप स्वनियमन करे, स्वतः ही खुद पालन करे। ये सपने नहीं हुआ। अब एक बार रेड लाइट लगा के रखना और उसको हटा देना। उसके बाद देखना कोई सामने वाली गाड़ी अगर आ भी रही है तो भी अपने गाड़ी को लेकर जाएंगे, निकल लेंगे अपनी गाड़ी और ठुका जाता है। होता है कि नहीं? तो दोनों सपने में सोचने वाले व्यक्ति, अंतर करना बहुत जरूरी है। अगर आप वाणिज्यवाद को पढ़ रहे हैं तो वाणिज्यवाद के बाद में पूंजीवाद को पढ़ना जरूरी है। अगर पूंजीवाद को पढ़ रहे हैं तो फिर समाजवाद को पढ़ना जरूरी है। और समाजवाद को पढ़ रहे हैं तो गांधीवाद को पढ़ना जरूरी है। गांधीवाद को पढ़ रहे हैं तो अम्बेडकरवाद को भी पढ़ना जरूरी है। मतलब ये वाद बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम वाणिज्यवाद की बात करें तो दुनिया में अंधकार काल था। और दुनिया में अंधकार काल था कि यूरोप में अंधकार काल था? ठीक है, अंधकार काल, डार्क एज की अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग संज्ञा दी। भारत के संदर्भ में अगर आप अंधकार काल की बात करेंगे, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, अंधकार काल का मतलब क्या समझते हैं? आज अंधा था, सूरज नहीं था। हमने तो यही सोचा था। हम ये सोचे थे कि भैया हमारे पापा के पास में कई सारे स्टूडेंट आते थे, तो पहले की किताबों में क्या लिखा जाता था कि जो सूर्य है वो कोयले से धधकती हुई एक भट्टी है जो 100 सालों तक की चलेगी, उसके बाद में बुझ जाएगी और फिर से जलाना पड़ेगा, फिर कोयला वहां पर डालना पड़ेगा। तो लाइन वगैरह कटी रहती थी तो भैया लोग बताते थे, हम भी बड़े चाव से सुनते थे। तो दिमाग में वही रहा, टीचर ने पढ़ाया अंधकार काल तो हमारे दिमाग में वही रहा, अरे यार अंधकार काल का मतलब सूरज देवता जो थे इस समय में ग्रहण लग गया होगा उनके ऊपर। मम्मी भी बताती ग्रहण लग गया है, तो बस ग्रहण लग गया होगा, तो ग्रहण लग गया है तो इस वजह से उस समय में सूरज दिखाई नहीं, तो दुनिया पूरे अंधकार काल में छाई। पर वहां पर अंधकार काल का तात्पर्य था सोच समझ के ऊपर बट्टा लग जाना। जो आप सोच सकते थे, समझ सकते थे, उसके ऊपर क्या लग जाना? बट्टा लग जाना। तर्क नहीं करना, जिसने जो बोल दिया उसको हूबहू वैसा का वैसा मान लेना। तो चिंतन की अपरिपक्व अवस्था और धर्म का राजनीति में प्रवेश और उसके आधार पर सभी लोगों की चिंतन की व्यवस्था, चिंतन की परिपक्वता के ऊपर बैरिकेड लगाना, यही अंधकार काल कहा गया यूरोप के संदर्भ में। और इस अंधकार काल को हटाने का काम करा पुनर्जागरण काल में। और जब पुनर्जागरण काल आया तो पुनर्जागरण काल के समय में पुनर्जागरण काल को अलग अलग संदर्भ में कहा गया, हर व्यक्ति ने अलग अलग रूप में कहा। पुनर्जागना मतलब मानव की खोज, किसी ने इसको साहित्य की खोज को, साहित्य के नवीन पैमाने को लेकर पुनर्जागरण काल का, तो किसी ने भौगोलिक खोज को लेकर कहा। तो हम अगर पुनर्जागरण काल को अगर हम देखते हैं तो पुनर्जागरण काल 3 संदर्भों में उठकर आता है। एक आता है मानव की खोज, एक आता है भौगोलिक खोज और एक आता है नवीन साहित्य का सृजन। क्योंकि अगर हम साहित्य के सृजन की बात करें, चित्र की बात करें, तो चित्र
पहले केवल और केवल जीसस क्राइस्ट इनसे ही संबंधित बनते थे, ईसा धर्म से ही संबंधित बनते थे। मनुष्य को नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि मनुष्य जो है पापी है। कैसा है बेटा? पापी है। कैसे? जन्म से पापी है। पिछले जन्म में कुछ पाप करा होगा तभी ये मनुष्य, मतलब काला पैदा हुआ तो उसके पीछे भी क्या था? कुछ पाप करा। शायद इसको जो नर्क है उसमें खौलते हुए तेल में डाला होगा, और ये आया तो वो खौलते हुए तेल का रंग जो था वो इसके ऊपर लग गया, मतलब अभी भी ये घोर पापी है। ये अवधारणा रहती थी, मतलब इसका मतलब ये ना समझिए, हम सब काले हैं। मानते हो क्या? अरे मानते हो नहीं, हो मानो अगर मत हो, हम भी काले, सब काले। तो मतलब हम सब क्या थे? पूर्व उस अवधारणा के थे, पापी ही थे। तो भैया हमारे चित्र नहीं बनते। पर लियोनार्डो दा विंची इन लोगों ने क्या करा? चित्र बनाकर दुनिया को झंझोर। हाँ, ऐसा नहीं होता। इसी में हुई भौगोलिक खोजें, और जब भौगोलिक खोज हुई तो नवीन मार्गों से हुई, और जब नवीन मार्गों से खोज हुई तो खोजों ने कहीं ना कहीं नवीन क्षेत्र को अपने संबंधों को जोड़ने के लिए मजबूर कर। नवीन क्षेत्रों के साथ, जब नवीन क्षेत्रों के साथ संबंधों को जोड़ा गया तो ये जो नवीन क्षेत्र थे, जैसे चीन हो गया, जैसे भारत हो गया, जैसे इंडोनेशिया का क्षेत्र हो गया, इनके साथ में संबंधों को बनाया गया। जब इनके साथ में संबंधों को बनाया गया तो पुनर्जागरण हो रहा था यूरोप में। पुनर्जागरण इस समय भारत में नहीं हो रहा था, चीन में नहीं हो रहा था, इंडोनेशिया में नहीं हो रहा था, केवल कहां हो रहा था? यूरोप। धीरे धीरे दुनिया में हर जगह पर फैला, और जब हर जगह पर फैला तो पहले जिन लोगों के यहाँ पर फैला उन्होंने व्यापारिक एज लिया, बढ़त ली, और बढ़त लेकर इन्होंने व्यापार करना शुरू करा। इस व्यापार में हमेशा एक जो यूरोपीय देश थे, उन यूरोपीय देशों के द्वारा किसी अन्य क्षेत्र पर अधिकार जमाते हुए उनके व्यापारिक हित को नुकसान करने का काम किया। इसमें उन्होंने ए के द्वारा बी क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार जमाकर वहां से कच्चे माल की आपूर्ति की, और कच्चे माल को कम से कम कीमत पर खरीदने का प्रयास किया। और इन सब को उन्होंने हमेशा सैन्य तख्ता या सैन्य ताकत के आधार पर करा, जिस वजह से ए को कम आय प्राप्त, ए को लाभ हो और बी को कम आय प्राप्त हुई। जब बी को कम आय प्राप्त हुई तो भैया बी से ए की तरफ कौन गया बेटा? कच्चा माल। और जब बी से कच्चा माल ए की तरफ गया तो थोड़े से कम कीमत पर किसने पक्का माल बनाया? ए ने। और जब ए ने बनाया तो ए भैया पक्का माल इतना बना रहा है कि भैया बी तक के क्या नहीं कर पा रहा है? बी तक के पहुंचा रहा है, क्योंकि अधिक बनाने के कारण अधिक बाजार की आवश्यकता, और अधिक बाजार वह है जहां पर कहीं ना कहीं अधिकार करके रखा है किसने? ए ने। क्योंकि ए के क्षेत्र में खपत हो पा रही है कि बने हुए माल की नहीं, तो वो बी में जाकर बेच रहा है। पर बी वाले तब खरीदेंगे ना जब उनकी आय रहेगी, पर आय कम करने का काम इनडायरेक्टली किसने करा? ए ने ही करा। तो भैया लॉन्ग टर्म में किसे नुकसान हुआ? ए को। प्रारंभ में नुकसान किसे हुआ? बी को हुआ। तो भैया ये किसके कारण हुआ? वाणिज्यवाद के कारण, राज्य का व्यापार में हस्तक्षेप के कारण। अगर राज्य व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करता तो स्वाभाविक रूप से फायदा किसे होता? ए को भी होता और बी को भी, और व्यापार संतुलन लगातार चलते रहता। और इसी बात को कहते हुए एडम स्मिथ ने 1776 को वेल्थ ऑफ नेशन करके किताब लिखी, और 1776 को वाणिज्यवाद का कहीं ना कहीं कब्र कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान एक घटना घटी। एडम स्मिथ की किताब तो आएगी वेल्थ ऑफ नेशन, और इसी दौरान अमेरिकी क्रांति की भी क्या हुई? शुरुआत हुई। और अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई तो अमेरिका पैदा हुआ, तो उसने सबसे पहले पैदा होने के बाद में, क्योंकि आप जब अमेरिकी क्रांति के कारणों को पढ़ोगे तो ये कहते हैं कुछ इतिहासकार कि एक अमेरिकी क्रांति एक व्यापारिक आर्थिक असंतुष्टि का परिणाम था, केवल आर्थिक असंतुष्टि। अगर आर्थिक तंत्र के ऊपर, अमेरिकी आर्थिक तंत्र के ऊपर अगर ब्रिटेन के द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो कहीं ना कहीं अमेरिकी व्यापारी असंतुष्ट नहीं होते, और असंतुष्ट नहीं होते तो वो विद्रोहियों को समर्थन नहीं करते, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम दिखता नहीं। ये भी कहा जाता है। तो इस बात को जब कहा जाता है तो हम इसी बात को लेकर चल रहे हैं। परंतु अमेरिका जब पैदा हुआ तो अमेरिका ने इस बात को देखा कि हम किस बात को लेकर असंतुष्ट थे। वो असंतुष्ट थे वाणिज्यवाद को लेकर। तो एडम स्मिथ की किताब को सब लोगों ने पढ़ा,
और जैसे ही वहां पर संविधान लगा तो उन्होंने वस्तु के मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमत के निर्धारण की बात कही, जिस वजह से किसकी शुरुआत हुई? पूंजीवाद की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एडम स्मिथ कह रहा है, और इसे हम कल के लेक्चर में पूरा एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चनों के साथ में जितने अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने अच्छे क्वेश्चन आए स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन आया था 2016 में यूपीएससी के मेंस में, हमारे सर ने अच्छे से बताया भी था और हम तब पढ़ ही रहे थे। जिस पूंजीवाद में एडम स्मिथ ने सूर्य का प्रकाश देखा, कार्ल मार्क्स ने वहां पर अंधेरी छाया वर्णन कीजिए। अब बताओ, बच्चा तो आधे सोचता है कि प्रकाश कहां पर था, प्रकाश की रफ्तार कितनी होती है, अंधेरी छाया की रफ्तार कितनी होती है, इसमें ही डूबा पड़ जाता है। उसको ये पता नहीं, यहां पर दोनों चिंतक को पढ़ना पड़ेगा कि। और इस बात को याद रखिए कि भैया यूपीएससी क्या करता है, अपने मेंस के क्वेश्चन में ऑप्शनल के क्वेश्चनों को वो जीएस में रिपीट करता है, उसकी आदत है और वो करता है। इस बात का उदाहरण हर जगह मिल जाएगा। तो यहां पर इस बात को याद रखिए। तो मतलब हमें स्टैंडर्ड रूप में कल और परसों कोई कॉपी मत लेकर आइए, कोई अदर कॉपी मत लेकर आइए, इथिक्स ही केवल लेकर आइएगा। थोड़ा सा इथिक्स को पढ़ाना ही पड़ेगा। तो इथिक्स तो पढ़ाएंगे, पहले ही 2 दिन समाजवाद और किसे देखेंगे, पूंजीवाद को समझेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छे आपने एक माल्थस का नाम सुना? माल्थस आप देखोगे कि हर व्यक्ति अपनी बात को, नाम सुने कि नहीं माल्थस का? अरे सुने ना, अभी मैंने कहा, कभी भी मैंने बोला नाम तो आप बोला हाँ सर सुने हैं, अभी तो आपने कहा। इसे कहा था प्रेजेंस ऑफ माइंड। ना तरह में नहीं सुना, अरे बेटा अभी तो बोला, इसको कहा था प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना? तो इसे याद रखिएगा हमेशा। हमारा दोस्त है जीडी में जाता है, इसमें एनडीए की तैयारी कर रहा था। अब एनडीए की तैयारी कर रहा था, इंटरव्यू के लास्ट फेज में पहुंचा वो इंटरव्यू। तो आपने इसे जाना क्या? नहीं जाना। तो इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके बाद में सर आपने हर जगह मुझसे पूछा, आपने ये जाना कि ये जाना कि, इसका उत्तर क्या होता है? उसको पता था कि अब तो अपना होने वाला नहीं, और हुआ भी नहीं उसका। 21 एज रहती लास्ट, उसके बाद नहीं रहता, लास्ट अटेम्प्ट था उसका। उसने पूछा सर ऐसे समय में उत्तर क्या देना चाहिए? डायरेक्ट उसने बोर्ड से ही पूछा। बोले कि बेटा आपसे जब पूछा जा रहा है कि आपने इसको नाम सुना क्या, तो आप बोलना सर आप ही के मुंह से तो सुना। ये सबसे सही उत्तर रहता है। सामने वाला चौक भी आता है और उसे लग जाता है कि हाँ ये प्रेजेंस ऑफ माइंड में यहाँ पर बैठा हुआ है। उसका दिमाग सामने वाले के प्रश्नों के साथ में दुनिया में नहीं घूम रहा है, यहीं पर है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर सक्सेस होना है तो प्रेजेंस में जीना जरूरी है। अगर प्रेजेंट में नहीं जिएगा और भूत की सोचेगा, भविष्य की सोचेगा, तो प्रेजेंट जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट ही क्या बनाता है? भूत। और प्रेजेंट ही क्या बनाता है? भविष्य बनाता है। तो इसका अच्छा उत्तर ये था। तो माल्थस को याद रखना, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आपको बताएंगे, रिकार्डो का सिद्धांत बताएंगे और तरह तरह की बातें। बस आप थोड़ा सा समझिएगा। बस मैं आंखें बंद करके पढ़ूंगा, मैं आप लोग की आंखों में देखूंगा नहीं, क्योंकि फिर मैं आप में सोऊंगी और सोने वाले व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आए। तो मैं क्या करूंगा? आंखें बंद करके पढ़ूंगा, मतलब आंखें खुली रखूंगा पर मन से आंखें को क्या करके रखूंगा? बंद की। हाँ तुम सो भी रहे, झपकी भी लगा रहे तो कुशन रख दूंगा वहां पर, लो बेटा, है ना? तो कल हम इस बात को देखेंगे। कोई दिक्कत है?